नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या बंटवारा में सभी हिस्सेदारों का भाग लेना जरूरी है, क्या आंशिक बंटवारा मान्य है। दोस्तों, आइए इसी दो बिंदु पर आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बंटवारा पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें बंटवारा कितने प्रकार के होते हैं सभी का हम विस्तृत रूप से वर्णन कर चुके हैं। आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, आपकी सूचना के लिए, सिर्फ उसके परिचय के लिए हम बंटवारा के प्रकार और उसका संक्षेप में वर्णन हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रश्न उठता है कि बंटवारा कब करें। परिवार में आपके साथ असुविधा होती है, आपके साथ पक्षपात होता है, तब आप बंटवारा के लिए जाते हैं। जब परिवार में मेल मिलाप है दोस्तों, सभी पक्षकारों में एक आम सहमति है, वैसी परिस्थिति में परिवार में बंटवारा नहीं होता। दोस्तों, आइए देखिए सबसे सस्ता और सुगम तरीका कौन सा है बंटवारा करने का, इस पर, और कौन सा महंगा तरीका है इस पर, इन दोनों पर थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, बंटवारा का प्रकार कितना है, यानी बंटवारा कितने प्रकार के होते हैं। पार्टीशन बाय रजिस्टर्ड डीड, यानी बंटवारा निबंधित दस्तावेज के द्वारा। दोस्तों, इसके लिए आपको 1,000 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेना होगा। उस पर सभी पक्षकारों की संपत्ति के अलग अलग हिस्से का वर्णन अलग अलग शेड्यूल बनाकर करना होगा। सभी पक्षकार अगर उस पर सहमत हैं तो सभी हिस्सेदार उस पर अपना अपना हस्ताक्षर बना देंगे और उसे ले जा करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में निबंधित करा देंगे, रजिस्टर्ड करा देंगे। यह आपके परिवार का रजिस्टर्ड बंटवारा हो गया। कानून देता है दोस्तों, कोर्ट भी देता है। दूसरा है दोस्तों पार्टीशन बाई फैमिली सेटलमेंट। दोस्तों, इसके द्वारा परिवार में आपसी समझौतों के आधार पर बंटवारा तो नहीं होता है, लेकिन दोस्तों एक अंडरस्टैंडिंग बना दी जाती है। किसी के हिस्से में फलाने जगह का जमीन है, किसी के हिस्से में फलाने जगह का जमीन है, लेकिन दोस्तों इस जमीन में कोई फाइनल बंटवारा नहीं होता है। इसके लिए एक डीड बनाना जरूरी है दोस्तों, जिस दस्तावेज पर यह लिखा हुआ होना चाहिए कि किस पक्षकार को, किस हिस्सेदार को कहां पर और कैसी संपत्ति मिली। दोस्तों, इस डीड का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। 10 से 12 साल गुजर जाने के बाद यही जो पारिवारिक सेटलमेंट डीड है, यही जो पारिवारिक व्यवस्था का बंटवारा है, यह पूर्ण बंटवारा में बदल जाता है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, यादाश्त का बंटवारा। परिवार के अंदर में यादाश्त के आधार पर भी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है दोस्तों। आपसी सहमति से संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा सभी पक्षकारों के बीच में हो गया। वैसी स्थिति में इसमें दस्तावेज बनाना जरूरी नहीं है दोस्तों, किसी तरह के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों, तीसरा है मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, यानी यादाश्त बंटवारा। यादाश्त बंटवारा में दोस्तों होता है क्या, इसके लिए आप एक सादा पन्ना पर या एक प्लेन पेपर पर यादाश्त के रूप में एक बंटवारा कर लेते हैं, किस हिस्सेदार का हिस्सा कहाँ पर मिला। इस बंटवारा में बनाए गए दस्तावेज का निबंधन कराना यानी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है दोस्तों। एक लंबे अवधि के बाद यह बंटवारा भी पूर्ण रूप से मान्य हो जाता है। इसे हम परिवार का यादाश्त बंटवारा कहते हैं। दोस्तों, चौथा है म्यूचुअल पार्टीशन, यानी मौखिक बंटवारा। इस बंटवारा के अंदर में परिवार के सभी सदस्य के लोग आपस में मौखिक रूप से, बिना किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज के, बिना किसी लिखा पढ़ी के, परिवार के संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं बराबर बराबर हिस्से में, और उसके अनुसार जाकर के दाखिल खारिज करा लेते हैं। पहले दोस्तों 2020 के पहले इस मौखिक बंटवारा की मान्यता नहीं थी, लेकिन 2020 में विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मौखिक बंटवारा को मान्यता प्रदान कर दी। अब न्यायालय में आप मौखिक बंटवारा कैसे साबित करेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई दस्तावेज बनाना जरूरी नहीं है। अगर दस्तावेज नहीं बना है तो कोई एक पक्षकार अपनी बात से मुकर भी सकता है भविष्य में दोस्तों। इसके लिए कहा गया है कि बंटवारा के अनुसार, यानी मौखिक बंटवारा के अनुसार, कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर बनाए हुए है कोई पक्षकार, तो यह माना जाएगा कि उस परिवार में मौखिक बंटवारा हो चुका है। जैसे दोस्तों मौखिक बंटवारा के आधार पर पक्षकार लोग गए, हिस्सेदार लोग गए और अपने नाम पर तहसीलदार के ऑफिस में दाखिल खारिज करवा लिए, या दोस्तों अपने हिस्से पर मोटर पंप गाड़ लिए, बिजली का कनेक्शन ले लिए या पानी का कनेक्शन ले लिए जो उस हिस्सेदार के नाम पर है, तो यह माना जाएगा कि यह संपत्ति का बंटवारा हो गया है और हिस्सेदार ने इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को अपने हिस्से की संपत्ति के लिए बनाया है। इस प्रकार से अगर मौखिक बंटवारा पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है तो वह बंटवारा दोस्तों न्यायालय के द्वारा भी मान्य है। अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड नहीं है तो सिर्फ मौखिक रूप से बंटवारा के आधार पर न्यायालय में उस बंटवारा की मान्यता नहीं दी जाती है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि क्या बंटवारा में सभी हिस्सेदारों का भाग लेना जरूरी है, क्या संपत्ति का खंडित बंटवारा मान्य है। इन्हीं दो बिंदुओं के उत्तर खोजने के लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, केस का टाइटल है BR पाटिल बनाम तुलसा वाई सावरकर। दोस्तों, इसका डेट ऑफ जजमेंट है 9/2/2022। इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया दोस्तों, या निर्देश दिया दोस्तों, कि किसी भी बंटवारा में सभी पक्षकारों की उपस्थिति जरूरी है।
यानी किसी बंटवारा में सभी हिस्सेदारों का भाग लेना जरूरी है और बंटवारा खंडित नहीं किया जा सकता। बंटवारा हमेशा संपूर्ण संपत्ति का ही होगा। ठीक इसी तरह का बंटवारा दोस्तों भगवान दयाल बनाम बसमात रेवती देवी वाले केस में किया गया। इस केस का डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 9/9/1961, यानी 1961 में इस पर अपना जजमेंट देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया कि किसी भी परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है और बंटवारा में सभी हिस्सेदारों की उपस्थिति जरूरी है। तब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यायालय में आप मुकदमा कर दिए हैं बंटवारा के लिए, लेकिन उसमें कुछ संपत्ति छूट गया जिसकी जानकारी आपको नहीं है और बाद में जानकारी प्राप्त हुई। जब मुकदमा चलने लगा तब बाद में आपको उसकी जानकारी प्राप्त हुई। अब इस पर क्या कहता है दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है। बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बाहर में भी रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं और बाहर रहते हैं, उनको ये पूरी जानकारी नहीं होती है कि हमारा पैतृक संपत्ति हमारे परिवार में पूर्ण रूप से कितनी संपत्ति है, कितना जिला और कितना राज्य में है। ऐसी परिस्थिति में जो संपत्ति उनके निगाह में होती है उसी संपत्ति को ले जाकर के सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट को फाइल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में उन्हें पता लगता है कि मेरी संपत्ति, मेरी पैतृक संपत्ति किसी दूसरे राज्य में भी है। वैसी परिस्थिति में वह क्या करेंगे, क्योंकि आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है। ऊपर के दोनों जजमेंट के द्वारा मैंने यह साबित किया कि परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है। जब भी आंशिक बंटवारा होगा न्यायालय ऐसे बंटवारा को खारिज कर देगा। तब ऐसी परिस्थिति में यह व्यक्ति जिसने आंशिक संपत्ति का बंटवारा हेतु न्यायालय में जाकर मुकदमा किया है और बाद में उसे पता लगता है कि मेरी और भी पैतृक संपत्ति दूसरे राज्य में है, उसके लिए दोस्तों कानून में यह प्रावधान किया गया है। ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द सीपीसी यानी आदेश 6 और नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का यह प्रावधान करती है कि जब कभी भी आपको अपने संपत्ति के बारे में मालूम हो कि मेरी पैतृक संपत्ति या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी किसी अन्य राज्य में है, तो आप उस संपत्ति को संशोधन के माध्यम से अपने प्लेंट में, अपने केस में जोड़ सकते हैं। क्या हम बाद में भी अपनी संपत्ति को संशोधन के द्वारा अपने केस में जोड़ सकते हैं? आइए दोस्तों इस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसे देखें। दोस्तों केस का टाइटल है राजेश कुमार अग्रवाल वर्सेज के मोदी। 22 मार्च 2006 का यह जजमेंट है दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 5350 और 5351 ऑफ 2002। दोस्तों इस केस का फैक्ट यही है कि बंटवारा हेतु एक परिवार के एक सदस्य ने, एक हिस्सेदार ने न्यायालय में मुकदमा फाइल किया, लेकिन उसे अपने परिवार के संपूर्ण संपत्ति की जानकारी नहीं थी। मुकदमा चलने के दरमियान उसे जानकारी होती है कि दूसरे जिला में भी उसके परिवार की पैतृक संपत्ति है। तो ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी के अनुसार वकील साहब के अपने निर्देशन में वह पार्टी जो है दूसरे जिले की संपत्ति को जोड़ने हेतु, प्लेंट में जोड़ने हेतु, इस केस में जोड़ने हेतु एक संशोधन करने के लिए न्यायालय में आवेदन दिया। दोस्तों नीचे के कोर्ट ने उस संशोधन पिटीशन को निरस्त कर दिया। मामला बढ़ता बढ़ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में यह प्रश्न थे इस मुद्दे पर, क्या किसी भी वाद के अंदर में संशोधन करके और भी संपत्ति जोड़ी जा सकती है जो मूल बंटवारा बाद में छूट गया था। इस बिंदु पर अपना निर्णय सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों यह निर्देश जारी किया, जब कहीं किसी हिस्सेदार को यह मालूम हो कि उसकी पैतृक या शामिलात संपत्ति किसी अन्य राज्य में छुटी हुई है, उस संपत्ति को जोड़ने का अधिकार उसे है। उसे न्यायालय में पिटीशन दे करके अपने वाद पत्र में संशोधन करके अपने केस में बंटवारा के उन संपत्तियों को भी जोड़ना होगा छूट गया, और तब जाकर के फाइनल बंटवारा किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के केस का हमारा टाइटल भी यही था कि क्या परिवार के सभी हिस्सेदार को बंटवारा में भाग लेना जरूरी है। तो हाँ दोस्तों, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बंटवारा में सभी हिस्सेदार को भाग लेना जरूरी है। दूसरा था दोस्तों, क्या परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है। उत्तर है दोस्तों नहीं, परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है, इसके लिए आपको फाइनल बंटवारा करना होगा। तीसरा प्रश्न था दोस्तों, आंशिक बंटवारा को पूर्ण करने के लिए बाद में पता चले हुए संपत्ति को हम अपने बंटवारा के मुकदमा में जोड़ सकते हैं। हाँ दोस्तों, धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में